साथियों, आप सभी का साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी। इस सेशन में हम साथियों वंशानुक्रम एवं वातावरण टॉपिक से संबंधित बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो आप सभी साथी कक्षा को पूरी देखें, जिससे आप सभी साथी इन सभी प्रश्नों को देख सके। शुरुआत करते हैं साथियों हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में डैश के समय से शुरू होती है। ऑप्शन ए विद्यालय जाने, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी गर्भधारण, ऑप्शन डी जन्म। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। जो हमारी आनुवांशिकता की जो भूमिका होती है वो व्यक्ति के जीवन में कब शुरू होती है। साथियों, सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आनुवांशिकता होती क्या है। साथियों, आपको आनुवांशिकता की जगह दूसरा शब्द देखने को मिल सकता है वंशानुक्रम, और इनको अंग्रेजी में हम हेरिडिटी कहते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं कि आनुवांशिकता क्या होती है। हम जो कुछ भी अपने माता पिताओं से जो गुण प्राप्त करते हैं, जो शारीरिक संगठन या किसी भी रूप में हम माता पिता से किसी भी प्रकार के गुण जो हम ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, आनुवांशिकता होती है, वो वंशानुक्रम होता है। हम ग्रहण कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे हम चर्चा करते जाएंगे कि किसके माध्यम से हम उन गुणों का ग्रहण करते हैं, गुण स्थानांतरण होते हैं माता पिताओं से हमें, इन सभी बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। लेकिन जो आनुवांशिकता की भूमिका है वो व्यक्ति के जीवन में कंसेप्शन, जब से गर्भ धारण होता है उसी समय से आनुवांशिकता की भूमिका शुरू हो जाती है। आनुवांशिक जो गुण है हमें जो प्राप्त होते हैं वो गर्भधारण होते ही, गर्भधारण के समय से ही हमें मिल जाते हैं। तो साथियों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी। साथियों, गर्भधारण ऑप्शन नंबर सी। साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम में शामिल किया जाता है शारीरिक विशेषता, शारीरिक गुण, शारीरिक बनावट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों, हमने भी जाना हेरिडिटी क्या होती है, वंशानुक्रम में हमें किस प्रकार के गुण मिल सकते हैं। सभी प्रकार के गुण मिल सकते हैं, शारीरिक विशेषता, शारीरिक गुण, शारीरिक बनावट, सभी प्रकार की चीजें हमको देखने को मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, किसी की आनुवांशिकता किस समय निर्धारित की जाती है। अभी पहला प्रश्न पढ़ा हमने, प्रश्न वही है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है। साथियों, आंसर वही है, लेकिन आपको कई ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वापस पूछ ले जाते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से समझें, उसके बाद ही प्रश्न का आंसर करें। साथियों, किसी की आनुवांशिकता का हम कब निर्धारण कर सकते हैं। आनुवांशिकता का निर्धारण है हम गर्भधारण होते ही, गर्भधारण के समय, कंसेप्शन के समय निर्धारित की जाती है। किसी बच्चे को जो भी गुण प्राप्त होंगे, जिस प्रकार की आनुवांशिकता बच्चे को प्राप्त होगी, किस प्रकार के गुण बच्चे में आने हैं अपने माता पिताओं से, वो सब गर्भधारण के समय निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, रीट लेवल 1 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। साथियों, जो पिछला रीट का एग्जाम हुआ है 2018 वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए प्रारंभिक अनुभव, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आनुवांशिकता, ऑप्शन डी आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी, जो आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं वो एक तरह से स्थायी गुण होते हैं। साथियों, कैसे होते हैं, स्थायी गुण होते हैं। और आनुवांशिकता गुण क्या होते हैं, वे जन्मजात योग्यताएं या विशेषताएं होती है जो हमारे जन्म के समय से पाई जाती है। जैसे बुद्धि, स्मृति, तर्क, चिंतन जैसी जो मानसिक क्षमताओं का जो निर्धारण होता है वो आनुवांशिकता के द्वारा होता है। और जो बच्चा शुरू में मौखिक क्षमता की एक विशेषता जो उसमें है वो उच्च या निम्न कैसे भी है, बाद के समय भी वो वैसी रहेगी। ये किसके महत्व पर जोर देता है, ये एक आनुवांशिकता के महत्व पर जोर देता है। साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिकता के कारण ही जो क्षमता बालक में अब है वो बाद में भी रहेगी, चाहे वो बच्चा उच्च है या निम्न है, लेकिन बाद के समय में वो क्षमता बनी रहेगी। इसका मतलब है कि वो आनुवांशिकता के महत्व पर जोर दिया जा रहा है।
ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें कि जो व्यक्ति में जो विभिन्नताएं हो रही है उसका क्या कारण हो सकता है। देखो साथियों, आपको आंसर जो चुनना होता है वो अधिक उपयुक्त आंसर चुनना होता है। मैं आपसे बात पहले भी कह चुका हूँ, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होगा। आप कह सकते हैं कि वातावरण के प्रभाव के कारण व्यक्तियों में विभिन्नता नहीं होती है, लेकिन इसका आंसर ए सही नहीं हो सकता, क्योंकि केवल वातावरण के द्वारा नहीं होती और जन्मजात विशेषताओं के कारण बिल्कुल नहीं होती साथियों। होती है प्रभावित, लेकिन केवल इनके कारण ही होगी ऐसा नहीं है। जब हमको आंसर में देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति भिन्न होते हैं एक दूसरे से, उसका कारण है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के कारण भिन्न होते हैं। तो दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो हम केवल एक जो कि कम उपयुक्त है वो आंसर नहीं चुनना चाहेंगे। सबसे उपयुक्त आंसर क्या है यहाँ पर? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अनेक क्रियाएं होती है उनके कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय, तो वही आनुवंशिकता वाली बात हो गई मित्रों। तो व्यक्ति में जो भिन्नता पाई जाएगी वो आनुवंशिक और वातावरण के बीच जो अनेक क्रियाएं हो रही है उसके कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए, विकास जन्म किस, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है साथियों। विकास जो होता है जन्म के समय से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऐसा है। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। तो विकास का जो जन्म होता है, जन्म के समय से प्रारंभ थोड़ी होता है। विकास तो कंसेप्शन अर्थात गर्भधारण के समय से प्रारंभ होता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन सी है हमारा, विकास एकल आयामी, बिल्कुल कथन गलत है। विकास बहुआयामी है, विकास पृथक होता है, विकास अलग से थोड़ी होता है, विकास अंतर संबंधित होता है, सभी पक्षों में होता है। तो ऑप्शन बी एक सही आंसर है, सही कथन है कि सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं वो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों जो मानव है वो किसका परिणाम है? मानव जो है साथियों केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है, नहीं केवल वातावरण का है। जो मानव है आनुवंशिक और वातावरण के बीच जो अन्य क्रिया हो रही है अनेक प्रकार की, उसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि है और शारीरिक विकास को प्रभावित कौन करता है? केवल वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, या फिर वंशानुक्रम में वातावरण दोनों करते हैं, या फिर आनुवंशिकता करती है? तो हम चर्चा कर चुके कि बालक को विकास या वृद्धि में जो प्रभावित करते हैं वो आनुवंशिकता ही नहीं करती, नहीं केवल पर्यावरण करता है, दोनों मिलकर बालक को प्रभावित करते हैं। तो बालक की शारीरिक और वृद्धि विकास को प्रभावित करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी पशु। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें जैव और अजैव दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? हमारी जो मानसिक वृद्धि है और जो विकास है वो किस कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारक, केवल पर्यावरण कारक, इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो मानसिक वृद्धि है, हमारी मानसिक विकास कैसा होगा, हमारा मानसिक वृद्धि कैसी होगी, ये जो कारक नियंत्रित करते हैं वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही कारण ये प्रभावित करते हैं। अब कोई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें आनुवंशिकता ज्यादा प्रभावित करती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं
जिनमें पर्यावरण ज्यादा प्रभावित करता है, करते दोनों ही है, तो यहाँ पर जो होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक दोनों ही प्रभावित करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे जन्मजात जो व्यक्तिगत जो गुण होते हैं हमारे, उनका योगफल क्या होता है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। हमने पहले प्रश्न में चर्चा की थी, जो जन्म के समय हमें जो गुण प्राप्त होते हैं माता पिताओं से, किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? जीन्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो वो जो गुण प्राप्त हुए उनका योगफल क्या होता है? किसे कहते हैं? वंशानुक्रम को ही तो कहते हैं साथी। वंशानुक्रम के माध्यम से ही तो हमें वो गुण प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वंशानुक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो वंशानुक्रम होती है हमारी हेरिडिटी, आनुवंशिकता, उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। ऑप्शन बी शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑप्शन सी यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। ऑप्शन डी इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, जो वंशानुक्रम होता है बालक का लिंग का निर्धारण करता है, बिल्कुल आनुवंशिकता के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इन सब के बारे में हम आगे आगे जैसे प्रश्न आते जाएंगे सब टॉपिक क्लियर होंगे आपके। बस आप कक्षा निरंतर देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। हमारा शारीरिक संगठन, जो शरीर कैसा होगा, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। जुड़वा बालक होंगे, जुड़वा बालक हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे, जुड़वा बालकों का जन्म होगा तो उसमें वंशानुक्रम का योगदान होता है। लेकिन जो रुचि, अभिवृत्ति बालक की है, पसंद है, नापसंद है, इस प्रकार के जो मस्तिष्क की जो संवेदनात्मक भावनाएं होती है वो वातावरण से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम के संदर्भ में कथन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा सत्यु, ऐसा ही प्रश्न रीट 2018 में पिछली बार पूछा गया है, वहां पर मौखिक क्षमता की बात की गई थी। प्रश्न समान है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक बालक जो किसी एक विशेषता, लक्षण जैसे कि दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, दुश्चिंता और सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इस तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। जैसा अब है वैसा बाद में भी रहेगा, स्थायी है एक प्रकार से। वातावरण में स्थायी नहीं रहते, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, और अगर आपको उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाया तो आप पीछे भी जा सकते हैं। जो विशेषता उसमें अभी मौजूद है वो बाद में भी रहेगी। किसके कारण होता है ये अभी हमने जान लिया है, आनुवंशिकता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न साथियों रीट लेवल 1 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। एक परिभाषा पूछी गई है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप जरूर सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सभी ये ना सोचे कि प्रश्न कहीं से बनकर आते हैं, पता नहीं, प्रश्न सिलेबस के अंदर से ही होते हैं, बस आपको रटने के बजाय समझने की जरूरत है। आप प्रश्नों को समझे, उसके बाद आंसर करें। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनास्टसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी सब वीडियो देख रहे हैं। सतीश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉस ने ये कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है। वुडवर्थ के अनुसार उपरोक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बालक के वातावरण से, ऑप्शन बी बालक के वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतरक्रिया से, ऑप्शन डी बालक की शिक्षा से। साथियों वुडवर्थ ने क्या कहा है कि अच्छी जो उपज होती है, अच्छी पैदावार, उसके लिए बीज और धरती दोनों की आवश्यकता होती है। एक बीज है और एक धरती है। तो वुडवर्थ के अनुसार जो धरती है वो बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों में से किससे संबंधित है? तो साथियों बीज तो हो गया यहाँ पर वंशानुक्रम से संबंधित, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है धरती। धरती अगर अच्छी होगी तो बीज का विकास अच्छे से होगा, बीज अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। कहना यह है कि साथियों जो वातावरण होता है, जो आनुवंशिक गुण जो हमें प्राप्त होते हैं, वातावरण उनको विकसित करने का अवसर देता है, एक वातावरण पैदा करता है जिसमें वो सभी गुण जो हम प्राप्त करते हैं आनुवंशिकता के रूप में, उनका विकास होता है वातावरण में आकर। तो धरती जो है किससे संबंधित है?
वातावरण से संबंधित है। अगर बीज पूछ लिया जाता तो हमारा आंसर होता वंशानुक्रम, लेकिन धरती पूछी गई है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालक वातावरण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिक तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जो मानव विकास होता है, ऑप्शन डी देखिए, न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि मानव विकास तो प्रभावित होता है और दोनों से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता से भी और पर्यावरण से भी। तो ऑप्शन डी तो आंसर सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी कह रहा है कि परिवेशी प्रभाव पूर्ण जो होता है, परिवेश का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, लेकिन परिवेश का प्रभाव ही थोड़े है जो विकास को निर्धारित करेगा, उसके साथ साथ आनुवंशिकता भी तो होगी। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। हमने पढ़ा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है, किस कारण से होती है, आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रियाओं के कारण होती है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। आनुवंशिकता और पर्यावरण तो होते हैं एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव का जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बार सभी साथी आंसर प्रश्न को अच्छे से पढ़े और इसका आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, फिर से आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका हमें देखनी है। ऑप्शन ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत कथन है साथियों। हम कैसे सीखेंगे और उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे, इसकी क्षमता हम जीन्स द्वारा पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते। एक आंशिक रूप से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि हमको कैसा वातावरण मिलेगा उस प्रकार से हम सीखेंगे। जैसा वातावरण हमें क्रिएट होगा हम उसी लहजे में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। अगर किसी बच्चे कोई जन्मजात से विकृत है, उसकी हम अच्छी देखभाल करें और पौष्टिक आहार दे तो विकार दूर हो सकता है। बिल्कुल गलत कथन है साथियों। अगर बालक में कोई जन्मजात विकार है तो हम इसको पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते, उसको में कुछ हद तक हम सुधार कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। और पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सत्य, पर्यावरण केवल भाषा विकास थोड़ी करता है, पर्यावरण में बालक के सभी प्रकार का विकास प्रभावित होता है, सभी प्रकार के विकास होते हैं। तो तीनों ऑप्शन गलत है हमारे साथियों। ऑप्शन डी है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये कथन साथियों आपको पहले ही बता चुका हूं कि विकास के जो कुछ पहलू है ना, कभी आनुवंशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, साधारण से अलग योग्यता का प्रदर्शन कर रही है वो। तो उसके माता पिता क्या है, दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। खुद दोनों माँ बाप प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम रहेगी। जो वो असाधारण प्रदर्शन कर रही है उसकी जो किस प्रकार की प्रतिक्रिया रही होगी जिसके कारण वो ऐसा प्रदर्शन कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण की वजह से बच्ची जो है एक असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है, साधारण से अलग प्रदर्शन कर रही है। माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उससे कुछ न कुछ गुण प्राप्त हुए होंगे और फिर उसे प्रशिक्षण करने के लिए कहाँ भेज रहे हैं, पर्यावरण में भेज रहे हैं। वो वातावरण उसको उस उपयुक्त वातावरण मिल रहा है, इस कारण वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। तो ये क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की वजह से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। जो विकास होता है बालक का, उसके विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में किस प्रकार की अनेक क्रियाओं का, किसकी अनेक क्रियाओं का परिणाम हो सकता है? खोज और पोषण की, चुनौती और सीमाओं की अनेक क्रियाओं का, या फिर वंशानुक्रम और पर्यावरण की अनेक क्रियाओं का, या फिर स्थिरता और परिवर्तन की अनेक क्रियाओं का परिणाम हो सकता है विकास। आप सभी साथी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। प्रश्न उससे अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं,
प्रश्न के उत्तर वही है, बस आपको भाषा समझने की परीक्षक हमसे क्या पूछना चाहता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण की विशेष प्रकार की जो अनेक क्रियाएं होती हैं उनका परिणाम ही तो विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा मानना है इस प्रश्न का कि कोई व्यक्ति है, उसको आकार दिया जा रहा है, तो उसमें वातावरण कोई भूमिका नहीं है, आनुवंशिकता ही निर्धारित करती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये जो कथन है क्या है, सही है या गलत है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है यह कथन ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ऑप्शन बी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ऑप्शन डी ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। सभी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की भूमिका होती है, ऐसा नहीं है कि भूमिका नहीं होगी, और प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होगी, ये भी गलत है साथियों। ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बालक की बुद्धि कैसे होगी? क्या आनुवंशिकता पर निर्धारित हो जाएगी? व्यक्ति बुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, इस प्रकार का हम आनुवंशिकता से निर्धारण नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि बालक को जैसा वातावरण मिलेगा, बालक का जो आनुवंशिक गुण प्राप्त हुए उनका विकास होता जाएगा। तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धिमत्ता और पर्यावरण। बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। साथियों प्रश्न वही है, आपसे पूछने का तरीका बदला है बस। जो हमारी बुद्धि है वो किन दोनों का परिणाम है? पर्यावरण के साथ साथ किसको मिला ले जाए, जिसका परिणाम एक उत्पादक के रूप में परिणाम जो भी प्राप्त होता है वो बुद्धिमत्ता होता है। संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता या समाज? तो साथियों आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक परिणाम जो है वो बुद्धिमत्ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकता की इकाई है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी निषेचित अंडा, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी युग्मज। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। आनुवंशिकता जो वंशानुक्रम है हमारा, हेरिडिटी, उसकी इकाई क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन। साथियों जीन क्या होते हैं? हम हमारे माता पिताओं से, पूर्वजों से जो गुण लेते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, जो गुण हमारे अंदर स्थानांतरित होते हैं वो जीन के माध्यम से होता है। और जीन क्या होता है? साथियों सबसे पहले हम मानव विकास की चर्चा करते हैं। मानव का जो विकास होता है एक कोशिका के रूप में होता है, और उस कोशिका जो कोशिका होती है उसे एक संयुक्त कोष कहते हैं, और संयुक्त कोष को हम या जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोष या जाइगोट दोनों एक ही बात है। तो ये जो जाइगोट बना हुआ होता है संयुक्त कोष, दो प्रकार के कोषों से मिलकर बनता है। एक होता है पितृकोष, जिसे हम शुक्र कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और दूसरा मातृ कोष, जिसे हम अंडाणु या फिर ओवम कहते हैं। इनके द्वारा मिलकर बना हुआ होता है। जो जाइगोट होता है उसके केंद्र में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र में जीन होता है, और प्रत्येक जीन में गुण निर्धारित होते हैं। प्रत्येक जो जीन होते हैं उन जीनों के द्वारा ही व्यक्ति के गुणों का स्थानांतरण किया जाता है। तो साथियों जीन आनुवंशिकता की प्रमुख इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीन। आप सभी साथी धैर्य बनाए रखें, सभी प्रकार के प्रश्न हल करवाए जाएंगे यहाँ पर। बालक के गुणसूत्र कितने होते हैं, किस प्रकार के गुणसूत्रों से बालक का जन्म होता है, किस प्रकार के गुणसूत्रों से बालिका का जन्म होता है, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ते जाएंगे आपके सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आप सभी निश्चिंत होकर कक्षाएं देखते रहें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े और इस सीरीज का फायदा उठा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? जो जीव है उसमें गुणों का विकास करना है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी हमने पढ़ा है जो जीवों में गुण होते हैं वो किसके द्वारा ग्रहण होते हैं? हमें वातावरण, कोशिकाएं, जीन्स, ऊतक। तो जीन्स के द्वारा हमें गुण प्राप्त होते हैं, तो इसका कारण है जीन्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, जिससे हम एक बात और ध्यान रखें, आपको जीन्स की जगह पर ऑप्शन में पितृक शब्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीन्स एक इंग्लिश वर्ड है
इसकी जगह आपको हिंदी में पितृक शब्द देखने को मिल सकता है। नोटबुक पे नोट कर ले आप इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे आप सभी अगर आपको शब्द अलग देखने को मिल गया तो। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए वंशानुगतता का, प्रसव पूर्व पर्यावरण का, सामाजिक पर्यावरण का, भौतिक पर्यावरण का। साथियों, धर्म एक प्रकार से सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है, तो आप सभी साथी ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक पर्यावरण, क्योंकि धर्म कोई वंशानुगत थोड़ी है। ठीक है साथियों, सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव युग्मज में शामिल है। ऑप्शन ए 23 जोड़ी गुणसूत्र, ऑप्शन बी 21 जोड़ी गुणसूत्र, ऑप्शन सी 46 गुणसूत्र, ऑप्शन डी 42 जोड़ी गुणसूत्र। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। मानव युग्मज में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कई साथी बता रहे होंगे कि 46 जोड़ी गुणसूत्र हैं, लेकिन 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक जोड़े में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से 46 गुणसूत्र मानव युग्मज में शामिल होते हैं। जोड़े पूछे तो 23 जोड़े लिखने हैं, और अगर गुणसूत्र पूछे बिना जोड़ों के अलग अलग तो 46 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जोड़े में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप सभी साथी इस प्रकार इस बातों का ध्यान रखें। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव युग्मज में शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव में जीन इनमें स्थित होता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि जीन कहाँ स्थित होता है। आप सभी साथी कमेंट करें एक बार, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस समय, जीन कहाँ स्थित होता है? जीन पितृक। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी गुणसूत्र या क्रोमोसोम। साथियों, जो मानव में जो जीन होता है वो गुणसूत्रों में स्थित होता है, क्रोमोसोम्स में स्थित होता है। ठीक है साथियों, और प्रत्येक जीन में गुण होते हैं और वो गुणों का निर्धारण करते हैं। गुणों के निर्धारण की इकाई पूछे तो वो जीन्स ही है। ठीक है साथियों, गुणों का निर्धारक जीन्स के द्वारा होता है, तो गुणों का निर्धारक प्रश्न पूछा जा सकता है। गुणों का निर्धारक कौन होता है? तो गुणसूत्र नहीं होते हैं, जीन्स होते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों के अंदर जीन्स नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है। कोई बालक है, उसकी नाक कैसी होगी? भूगोल तय करेगा, पर्यावरण तय करेगा, आनुवंशिकता तय करेगी या फिर संस्कृति तय करेगी? एक बार आंसर कमेंट करें साथियों। साथियों, किसी की भी आंख का आकार है, उसके माता पिता से, उससे पूर्वजों से किस प्रकार के गुण मिले हैं, किस प्रकार के गुण उसने ग्रहण किए हैं, उसके आधार पर बालक की नाक का आकार निर्धारित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का अच्छा संबंध नहीं होता है। कोई घर है उसमें माता पिता अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छे संबंध नहीं है उनके, तो बच्चे किस प्रकार के होंगे? कम आवेगी होंगे, अच्छे भौतिक नियंत्रण वाले होंगे, सामाजिक भागीदारी में सफल होंगे, दूसरों के प्रति असहिष्णु होंगे। तो एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जिन घरों में माता पिता के अच्छे संबंध नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो कम आवेगी तो नहीं हो सकते, उनमें आवेग बहुत ज्यादा पाया जाएगा। अच्छा बौद्धिक नियंत्रण नहीं होगा, उनको वातावरण नहीं मिलेगा अच्छा, समाज की जो भागीदारी है उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, दूसरों के प्रति असहिष्णु वो जरूर हो जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, दूसरों के प्रति वो सहिष्णु नहीं रह पाएंगे, असहिष्णुता का व्यवहार करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। एक किशोर है, उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी कभी आनुवांशिक और कभी वातावरण, या फिर डी आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो वृद्धि या विकास है उसको प्रभावित कौन करता है? आनुवंशिक और वातावरण दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आनुवंशिकता ही प्रभावित करे, वातावरण बिल्कुल प्रभावित नहीं करे। कुछ हद तक किसी का ज्यादा रोल हो सकता है, कहीं आनुवंशिक ज्यादा प्रभावित करे और कहीं वातावरण ज्यादा प्रभावित करे, लेकिन प्रभावित दोनों करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों ही किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करते हैं। अब अभिरुचि क्या होते हैं, आप सभी साथी इस बात की चिंता ना करें। जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ेंगे, क्लास बढ़ेगी, टॉपिक्स आते जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। बस आप सभी साथी वीडियो देखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे विश्वास करके, और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों जितने अधिक साथी हमारे साथ जुड़ेंगे हम
उतने ही दुगने उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। क्योंकि साथियों आपको नहीं पता एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं आपको बताना चाहूँ तो साथियों पहले प्रश्नों को टाइप करना पड़ता है, पहले प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं, प्रश्न बनाने पड़ते हैं, प्रश्न देखने पड़ते हैं कि ये प्रश्न कैसा है, फिर उस प्रश्न को टाइप करना पड़ता है। प्रश्न टाइप करने के बाद प्रश्न की पीडीएफ बनाई जाती है। पीडीएफ बनाने के बाद उसको रीड किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर उस पीडीएफ बनाने के बाद वीडियो बनाया जाता है। बहुत सा टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। तो आप सभी साथियों के लिए ही ये मेहनत की जा रही है और आप सभी साथी हमारे लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं 5 मिनट का समय निकालकर कि इस वीडियो को, इन वीडियोज को अपने मित्रों के साथ, अपने साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी फायदा उठा सके। और हमारे साथ जितने अधिक साथी जुड़ेंगे उतने ही उत्साह के साथ कार्य होगा। तो आप सभी साथी शेयर करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें, निरंतर क्लास लेते रहे साथियों। सभी साथी सुबह सुबह 7 बजे आपको इस सीरीज मिलने वाली है। अगला प्रश्न है साथियों, व्यक्ति के विकास पर असर दिखाने वाला भौतिक तत्व है, उसके पलने का परिवेश, उसके रिश्तेदार, मीडिया या माध्यम, धार्मिक आचार। यहाँ पर भौतिक तत्व पूछा गया है साथियों। व्यक्ति के विकास पर असर दिखाने वाला भौतिक तत्व जो है, उसके पलने का जो परिवेश है वो व्यक्ति के विकास पर असर दिखा रहा है। तो भौतिक तत्व क्या है यहाँ पर, उसके पलने का परिवेश। ठीक है साथियों, आज का जो वीडियो है, आज की हमारी कक्षा है यही समाप्त होती है। आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी साथी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। एग्जाम कभी भी हो अपनी तैयारी मजबूत रखें। और साथियों आप सभी साथी इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो में आप हमारी इस वीडियो से अगर सेवा से संतुष्ट है, इस सेवा से, तो आप औरों को बताएं। असंतुष्ट हैं तो आप हमें बताएं। व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको लगे कोई अपेक्षित सुधार जिससे हमारी कक्षा और प्रभावशाली बने, तो आपके अपेक्षित सुझावों का हमारे यहाँ पर स्वागत है। बेहिचक आप अपने सुझाव देवें। और वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।